हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 2 जिसका शीर्षक है संबंध एवं फलन, जिसे अंग्रेजी में रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताते चलूँ कि इस वीडियो से पहले हमने कुल ये 18 वीडियो इस अध्याय का समाप्त कर दिया है, यानी कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का 19वां वीडियो है। दूसरे शब्दों में समझे तो आज हम लोग इस अध्याय का भाग 19 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आज के इस वीडियो में यानी भाग 19 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। यदि हम इसकी बात करें कि आज के इस वीडियो में यानी भाग 19 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज फिर से हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि है फलन के प्रकार। आपको याद होगा कि हम शायद पिछले 2 कि 3 वीडियो से ये टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, और जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो आपको हमने बताया था कि हमारे सिलेबस में कक्षा 11वीं के सिलेबस में इवन एनसीईआरटी बुक कक्षा 11वीं के मात्र 7 फलन दिए गए हैं जो कि हमें पढ़ना है। यानी कि हमारी किताब में फलन के प्रकार कितने दिए गए हैं? कुल 7 फलन के प्रकार दिए गए हैं जिसे हमें पढ़ना है। और यदि आप हमारा पिछला वीडियो भी देख रहे होंगे तो आपको याद होगा कि हमने अब तक कुल 5 फलन के प्रकार समाप्त कर दिए हैं। और वो 5 प्रकार कौन कौन से? तो पहला है तत्समक फलन, जिसे अंग्रेजी में हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन के नाम से जानते हैं। उसी तरह हमारा जो दूसरा फलन का नाम था वो था अचर फलन, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कांस्टेंट फंक्शन के नाम से जानते हैं। उसी तरह हमने जो तीसरा फलन के बारे में जाना वो था चिन्ह फलन, जिसे हम लोग सिग्नम फंक्शन के नाम से जानते हैं। और जो हमारा चौथा फलन था जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया, चर्चा किया, वो था महत्तम पूर्णांक फलन, यानी कि जिसे अंग्रेजी में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहा जाता है। इसी तरह हमने पांचवा फलन के बारे में चर्चा किया, वो है मापांक फलन, जिसे अंग्रेजी में मॉडुलस फंक्शन के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बताते चलूँ कि इन पांचों फलन के बारे में ना सिर्फ हमने डिस्कशन किया बल्कि उसका फील लेने की का भी कोशिश किया और उसे बहुत अच्छी तरीक़ा से समझा। साथ ही साथ इस सभी फलन को हम लोग ग्राफ पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी कर्व को हम ग्राफ पेपर पे कैसे ड्रा कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने जाना। साथ ही साथ हमने इन सभी फलन का ये परिसर क्या होगा, फिर इसका डोमेन यानी कि प्रांत क्या होगा, इस सभी के बारे में हमने डिटेल में और अच्छी तरीक़ा से चर्चा किया है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि यदि आप हमारा पिछला वीडियो यहाँ पर देख के आए होंगे तो आप इन पांचों फलन के बारे में अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे कि किस फलन को कब और हम लोग कैसे ये फलन कहेंगे। तो इसी तरह हम लोग आगे जो 2 फलन और बाकी है उसकी भी चर्चा ठीक उसी प्रकार हम लोग करेंगे जैसे अब तक हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग मात्र एक ही फलन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने 2 फलन के बारे में चर्चा किया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग एक फलन के बारे में चर्चा करेंगे और उसका नाम है बहुपद फलन, या कहिए कि बहुपदीय फलन, जिसे अंग्रेजी में पॉलिनोमियल फंक्शन के नाम से जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक ही फलन के बारे में क्यों पढ़ेंगे, 2 के बारे में क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि आज के इस वीडियो में हम लोग एक फलन के बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये जो फलन आपको दिख रहा है यह इतना भी छोटा फलन नहीं है जिसे मैं एक छोटे से इवन कुछ मिनट में ही इसे ख़त्म कर दूं। यदि मैं इसे ठीक से समझाऊं तो यह कम से कम एक वीडियो ज़रूर लेगा। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आज के इस वीडियो में थोड़ा सा भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम टाइम पास कर रहे हैं। आपको एक एक मिनट आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका एक एक मिनट बहुत मूल्यवान है। इसलिए हम लोग आपको ये जो बहुपद फलन है उसको हम लोग आज के इस वीडियो में आपको कुछ इस प्रकार समझा देंगे कि आप इसे कभी भूलिएगा भी नहीं। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि हम लोग किस फलन को कब, कैसे और क्यों बहुपद फलन कहेंगे या फिर बहुपदीय फलन कहेंगे। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं।
इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पे फलन का नाम दिख रहा है, बहुपद फलन, आप थोड़ा सा इस फलन को गौर से पढ़िए। आप बताइए इस फलन को गौर से पढ़ के कि इन दोनों बहुपद और फलन, इन दोनों वर्ड में आपको ऐसा कौन सा वर्ड सुना सुना लग रहा है जो आप कक्षा 11वीं में आने के पहले सुने हो। यानी कि ये जो बहुपद फलन है, इनमें कौन सा वर्ड आप पहले से सुने हो, कक्षा 11वीं में जब आप नहीं थे फिर भी आप उस वर्ड के बारे में सुने हो। थोड़ा सा आप इसे गौर से पढ़िए, थोड़ा सा अपना ये पहले वाले क्लास के बारे में सोचिए कि ऐसा कौन सा वर्ड था इन दोनों वर्ड में जो आप पहले से सुनते आ रहे हैं। यदि आप थोड़ा सा जोर देंगे अपने दिमाग पे तो आपको याद आएगा कि वह वर्ड कुछ और नहीं बल्कि बहुपद था। अब मेरा सवाल यह है कि ठीक है, वह वर्ड बहुपद था, यानी चूंकि आप यह शब्द पहले से सुनते आ रहे हो तो ऐसा जरूर होगा कि आपको इस वर्ड का, इस शब्द का मतलब पता होगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि ये वर्ड आप कहीं और नहीं बल्कि अपने गणित में ही सुने होंगे, यानी मैथमेटिक्स में ही सुने होंगे। तो मेरा यह सवाल है कि ठीक है, आपने यह शब्द सुना, लेकिन यह शब्द का मतलब होता क्या है। चूँकि हम गणित पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स का अध्याय पढ़ रहे हैं, इसलिए इस शब्द का गणित में क्या महत्व है, क्या रोल है और इसका मतलब, इसका गणित में क्या अर्थ होता है, वो आप अपने नोटबुक पे लिखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे लिखा होगा। अब ये मैं आपको थोड़ा सा और हिंट देता हूँ। हमने बोला कि बहुपद किसे कहा जाता है। यदि आपको उसका एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं याद आ रहा होगा तो आपको शायद कुछ याद आ रहा होगा कि हमने बहुपद तो पढ़ा था, लेकिन बहुपद में भी कुछ ऐसा पढ़ा था कि रैखिक बहुपद होता है, दीर्घातीय बहुपद होता है, घन बहुपद होता है और इत्यादि। यदि आपको यहाँ से भी अब याद आ रहा है कुछ तो आप इसे भी अपने नोटबुक में लिखिए। मैं लिखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, पहले आप लिखिए। जैसे जैसे हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, आप वीडियो को आगे देखेंगे, आपको खुद पर खुद समझ में आ जाएगा कि हमने लिखने के लिए आपको क्यों कहा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो भी बोल रहा हूँ, जो भी करने के लिए कह रहा हूँ, वो सभी इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। जैसे जैसे अब वीडियो आगे बढ़ेगी आपको समझ में आता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुपद क्या होता है ये अपनी नोटबुक पे लिख लिया होगा, और या फिर रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद या फिर घन बहुपद जैसे वर्ड आपके दिमाग में अब तक आ चुके होंगे और आप लोग उसके बारे में जान चुके होंगे कि भाई हाँ, ये रैखिक बहुपद होता है और ये द्विघाती और इत्यादि होता है। लेकिन यदि मैं आपको बोलूँ कि जो भी आप बहुपद आप लिखे हो, उसका जो भी आप परिभाषा आप लिखे हो, उसको आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। और इवन मैं आपको बता दूं कि ये जो बहुपद होता है इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। आपने अब तक एक स्टैंडर्ड फॉर्म इसका पढ़ा होगा, जो कि कुछ मैं आगे वाले साइड में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले इसे आप लिखें। जो अभी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात कर रहा था, वो बहुपद का कुछ इस प्रकार का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो कि अभी आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जहाँ पर पहला टर्म ax का पावर n होता है, फिर दूसरा टर्म bx का पावर n-1, यानी पहले x का पावर से एक पावर कम। ठीक उसी प्रकार तीसरा टर्म cx का पावर n-2 और इत्यादि ऐसे चलता रहता है। यानी कि जो भी आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि बहुपद का ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है। अब इसे यदि हम परिभाषा में ये परिभाषित करने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी फलन यानी कि फंक्शन इस रूप में हो तो उसे हम बहुपद कहेंगे। आपको याद होगा कि यदि आप ये बहुपद उस समय पढ़े होंगे तो आपको कुछ इसी प्रकार का परिभाषा दिया गया होगा कि बहुपद हम लोग किसे कहते हैं। कि यदि कोई भी फलन यानी कि फंक्शन ax का पावर n प्लस bx का पावर n-1 प्लस cx का पावर n-2 प्लस dx का पावर n-3 और इत्यादि ऐसी चलता रहेगा के रूप में हो तो उसे हम बहुपद कहेंगे। और जब हम इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को, ये जो अभी आपको रेड कलर से हाईलाइट हुआ दिख रहा है, ये तो एक बहुपद हुआ। ये जो भी आपको दिख रहा है सिर्फ रेड कलर का, इसको हम क्या कहेंगे, सिर्फ बहुपद। लेकिन जैसे ही हम इतना इक्वल टू एक एफ लगा देते, एक फंक्शन लगा देते, एक फलन लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा बहुपदीय फलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बहुपद फलन बन जाएगा। यानी कि यहाँ तक जो हम अब तक पढ़ रहे थे वो क्या था, बहुपद था।
अब जैसे ही हमने इसके आगे एफ एक्स लगा दिया या कहिए वाई लगा दिया, तो ये जो पूरा अब बना है ये क्या बन गया, हमारा बहुपद फलन बन गया। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें इस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि आप सभी बहुपद पढ़ के आए हो और मैंने कहा कि उसी बहुपद के आगे यदि आप y लगा देते हो, y इक्वल टू बहुपद लगा देते हो, या फिर एफ एक्स इक्वल टू जो बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लगा देते हो, तो जो नया आपके पास बना वो क्या हुआ, वो हमारा बहुपद फलन हो गया। यानी कि ये जो पूरा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या हो गया, बहुपद फलन हो गया। अब हम कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। यहाँ पर यदि आप देखें तो जो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन है, देखिए जो सिर्फ मैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन है वो एक बहुपद है। लेकिन जैसे ही हम इस बहुपद के आगे एफ एक्स इक्वल टू लगा दिए कि एफ एक्स इक्वल टू इतना है, तो ये जो पूरा बन गया वो क्या बन गया, वो अब बहुपद फलन हो गया। यानी कि यदि मैं आपसे पूछूं कि जो मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू कलर से वो क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि ये बहुपद है। लेकिन अब मैं पूछूं कि जो पूरा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो क्या है, तो उससे आप क्या कहोगे, बहुपद फलन कहोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुपद फलन कुछ नया चीज़ नहीं है, बल्कि बहुपद के आगे ही y इक्वल टू लगा के या फिर एफ एक्स इक्वल टू लगा के जब हम एक नया बनता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद फलन कहते हैं। अब ऐसे ही मैं आपको कुछ अन्य उदाहरण दूंगा और आपको बताना है कि कौन सा बहुपद फलन है और कौन सा बहुपद फलन नहीं है। लेकिन इसका जवाब आप तभी दे सकते हो जब आपके पास बहुपद का नॉलेज होगा। तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्न को यानी कुछ उदाहरण से समझने का और प्रयास करते हैं। तो पहला उदाहरण, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट टू एक्स प्लस वन। आपको बताना है कि क्या ये एक बहुपद फलन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने सही जवाब दिया होगा और इसका आंसर है जी हाँ, ये एक बहुपद फलन है। कैसे आप चेक करोगे कि ये बहुपद फलन है कि नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एफ एक्स इक्वल टू तो है यानी फलन है ये। अब बहुपद फलन कब होगा, जब एफ एक्स इक्वल टू कुछ बहुपद होगा। अब इक्वल टू कुछ जो इस साइड लिखा रहेगा उसको आपको चेक करना है कि ये बहुपद है या नहीं। यदि ये बहुपद होगा तो ये जो हमारा पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, जो पूरा फलन लिखा हुआ है वो एक बहुपद होगा, बहुपद फलन होगा। लेकिन यदि जो इक्वल टू के इस साइड ये बहुपद नहीं होगा, जो लिखा है वो यदि बहुपद नहीं होगा, तो जो हमारा ये पूरा फलन लिखा हुआ है वो भी बहुपद फलन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इक्वल टू के इस साइड लिखा है वो है अंडर रूट टू एक्स प्लस वन, यानी एक्स का पावर यहाँ पे वन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो RHS तरफ लिखा हुआ है वो एक बहुपद फलन है। यानी कि चूंकि ये बहुपद फलन है, ये चूंकि ये बहुपद है, इसलिए ये जो पूरा फलन है वो बहुपद फलन है। ठीक इसी प्रकार मैं आपको एक दूसरा प्रश्न देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स का पावर माइनस टू प्लस वन। अब आपको बताना है कि क्या ये एक बहुपद फलन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जवाब फिर से सही हुआ होगा। और यदि मैं भी इसका जवाब आपको इसका सही आंसर दूंगा, लेकिन यदि किसी का जवाब गलत होता है तो इसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आप बहुपद का कुछ कॉन्सेप्ट भूल गए होंगे, तो मैं इसे एक बार रिवाइज कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि मैं इस फलन की बात करूं जो आपको अभी अपने स्क्रीन पर दिख रहा है, तो यह एक बहुपद फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते थे, हमने अभी क्या बताया कि कोई भी फलन बहुपद फलन है कि नहीं, उसको चेक करने का तरीका क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू यानी RHS तरफ जो भी लिखा हो उसको आपको चेक करना है कि वो बहुपद है कि नहीं। यदि वो बहुपद रहा तो पूरा का पूरा फलन बहुपद फलन होगा, और यदि नहीं रहा तो वो बहुपद फलन नहीं होगा। यदि हम इस प्रश्न में देखते हैं तो ये जो एक्स की माइनस टू एक्स का पावर माइनस टू प्लस वन है वो एक बहुपद है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुपद जो होता है वो अपने चर का जो घात होता है, बहुपद में जो चर का घात होता है वो कभी भी निगेटिव संख्या नहीं लेता है, या भी फ्रैक्शन में भी नहीं लेता है, या कहिए कि वो डेसिमल में भी नहीं लेता है। वह सिर्फ एक इंटीजर लेता है यानी एक पूर्णांक लेता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कि यहाँ पे ये जो
जो लेता है वो सिर्फ एक पॉजिटिव जो सकारात्मक पूर्णांक होता है, जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, वही वो बहुपद में जो चर होता है वो सिर्फ बहुपद में जो चर होता है उसका घात सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। आपको याद होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर जो चर का जो घात है वो -2 है, यानी कि एक नेगेटिव इंटीजर है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो दिया गया बहुपद है वो एक बहुपद असल में है ही नहीं, इसलिए ये जो पूरा फलन है वो एक बहुपद फलन नहीं है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं इस फलन की बात करूं और आपसे पूछूं कि क्या ये एक बहुपद फलन है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इसका भी जवाब सही दिया होगा। तो इसका जवाब क्या है कि ये भी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यह भी एक बहुपद फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे यदि हम RHS को देखें तो यहाँ पे जो RHS में लिखा हुआ है वह एक बहुपद है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो चर का घात है वो 3/2 है, यानी एक फ्रैक्शन में है। और अभी अभी मैंने बताया कि बहुपद में जो चर का घात होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर को ही लेता है, और यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया हुआ है जो कि नामुमकिन है। इसलिए चूंकि जो RHS में लिखा हुआ है वह एक बहुपद नहीं है, इसलिए दिया गया पूरा फलन एक बहुपद फलन नहीं है। अब हमारा अगला सवाल कि क्या फिर से जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्या वो बहुपद फलन है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका भी जवाब सही दिया होगा, और इसका जवाब है कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चर का घात है वो 4/3 है, यानी कि एक फ्रैक्शन है जो कि नामुमकिन है। हमने बताया कि जो बहुपद में जो चर का घात होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक पूर्णांक ही लेता है, और यहाँ पे एक फ्रैक्शन है। इसलिए चूंकि यह बहुपद नहीं है इसलिए पूरा का पूरा फलन भी एक बहुपद फलन नहीं है। अब यदि मैं इसकी बात करूं तो अब आपको बताना है कि दिया गया फलन एक बहुपद है कि नहीं। अब इसमें कुछ लोग बोल रहे होंगे कि यह एक बहुपद है और यह एक बहुपद नहीं है। तो इसका जवाब है कि यह एक बहुपद है। क्यों है? क्योंकि यदि आप इसका घात की बात करो, चर की घात का, तो वो 3/3 है, यानी कि जब इसको हम लोग काट देंगे तो ये अल्टीमेटली ये 1 ही बन जाएगा, यानी 3 का पावर, यानी यहाँ पे चर का घात कितना हो गया? 1 हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि RHS में जो भी लिखा हुआ है वह एक बहुपद है, इसलिए हमारा जो पूरा फलन है वो भी एक बहुपद फलन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अब तक यह पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा कि कौन एक बहुपद फलन है और कौन एक नहीं है। अब हम लोग एक NCERT का उदाहरण लेते हैं। यह उदाहरण कह रहा है, यह प्रश्न कह रहा है कि y = fx = x² है, यानी कि आपको एक बहुपद फलन दिया गया है जहाँ पर x R से बिलोंग कर रहा है और इस परिभाषा का प्रयोग करके नीचे दी गई तालिका पूरा कीजिए। इस फलन का प्रांत तथा परिसर क्या है? f का उल्लेख भी कीजिए। यानी कि आपको कह रहा है कि आपके पास एक बहुपदीय फलन दिया गया है जो कि है fx = x² दिया गया है। अब आपको कह रहा है कि आप इस फलन के आधार पर इस पूरे टेबल को भरिए, यानी x का वैल्यू जब -4 होगा तो fx = क्या होगा, x का वैल्यू -3 होगा तो fx = क्या होगा, और इत्यादि। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको एक और तरीका से आपको इस फलन को समझाना चाहता हूँ, और वो है मैजिक बॉक्स की तरह से। हम अब तक जितना भी फलन पढ़ रहे थे वो हम इसी बॉक्स के जरिए, इसी बॉक्स की मदद से पढ़ रहे थे, और वो क्या था? एक मैजिक बॉक्स। ये जो बहुपद फलन है वो एक ऐसा फलन है जिसके अंदर आप कुछ भी डाल दो वो हमेशा का हमेशा एक रियल नंबर ही देगा। क्या देगा? एक रियल नंबर ही देगा। जैसे कि यहाँ पर यदि हम इस बहुपद फलन की बात करें कि fx = x² है, और हमें पूछ रहा है कि जब हम लोग इसमें इस x की जगह पे जब -4 पुट करेंगे तो हमारा fx का वैल्यू क्या होगा। तो यदि हम x की जगह पे -4 पुट करते हैं तो -4 का स्क्वायर, यानी -4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा देगा? 16। उसी तरह -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसी तरह -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमने इस टेबल को पूरा कर दिया। अब इसी तरह ये देखिए NCERT ने भी इसे पूरा किया था, ये आपके सामने है।
अब यदि हम इसका ग्राफ बनाना है, जो अभी हमने पूरा किया, यदि हम इसका ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब यदि हम दूसरे प्रश्न की ओर चले, जो ये सेम टू सेम ऐसा ही है, जहाँ पे इस बार एफ एक्स इक्वल टू यानी इस बार बहुपद फलन एक्स स्क्वायर ना देके एक्स क्यू दिया गया है, और बाकी चीज़ आपको सेम करना है कि यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू दिया गया है, और आपको ये पूरा तालिका यानी ये पूरा टेबल भरना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमने फिर से वही डाल दिया, यहाँ एक्स क्यू होगा एक्स क्यू। अब जैसे ही हम यहाँ पे एक्स, उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे ये टेबल भर लेंगे। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या है, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है, और आपको फिर से ये वाला तालिका भरना है कि यदि हम यहाँ पे एक्स की जगह पे -4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, और -3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये आपको पूरा भरना है, जैसे हमने अभी पिछले स्लाइड में किया था। और फिर आपको इसी तरह इसका एक ग्राफ पेपर पे इसका एक ग्राफ ड्रा करना है। ये सारा ये जो लास्ट प्रश्न है ये आपका एक होमवर्क के रूप में रहेगा। और यदि आप इसका एक ग्राफ ड्रा करोगे तो इसका कुछ इस प्रकार से ग्राफ आएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से रहेगा। आप ये तालिका एक बार पूरा कर लेना, ये जो टेबल है इसे अपने नोटबुक पे नोट करके इसे पूरा कर लेना। बस यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे जो एक्स का वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एक्स की होगा, और बाकी आपको ये तालिका पूरा कर लेना है। और जैसे ही आप इसका तालिका पूरा करोगे, इस टेबल को पूरा करोगे, और जब आप इसी वैल्यू को पुट करोगे ग्राफ पेपर पे, तो इस ग्राफ पेपर पे तो आपका कुछ ऐसा कर्व आएगा, जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो भी पढ़ा बहुपद फलन के बारे में, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। तो अब समय को ध्यान में रखते हुए, चूँकि अब हमारा समय भी होने को चला है, इसलिए आज के लिए इतना ही। अब मेरे अनुसार शायद एक फलन का प्रकार और बच रहा है, तो उसको हम लोग कल के वीडियो में समाप्त कर देंगे। और फिर यदि उसके अलावा भी हमारे इस अध्याय में कुछ बाकी रहेगा तो हम उसे कोशिश करेंगे कल या फिर एक और वीडियो में समाप्त कर देने का। अब कुल मिला के हमारा अध्याय पूरा ही होने को है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।